8। श्रीनगर एक बार फिर। इधर बैंक की तरफ से मुझे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर जाने के लिए आदेश दिया गया, मात्र 10 दिनों के लिए। मैं वहां ज्यादा देर तक रुकना चाहता था, लगभग 1 महीना। इन दिनों यहाँ का मौसम सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी नहीं सर्दी। स्वच्छ नीला नभ, नर्म एवं हल्की सी धूप, पके हुए धान की बालियों से भरे खेत, नाना प्रकार के फलों से लदे पेड़, फर्श पर छन कर चिनार के सूखे एवं कुरकुरे पत्ते, चारों तरफ हरियाली, तरह तरह के पक्षियों का मधुर कलरव और स्वर्ग से उत्तरी अप्सराओं जैसी लड़कियां, मेरे मन की पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। यह मैं ऐसे ही नहीं कहता। श्रीनगर मेरी मातृभूमि है। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं यहीं रहता था, किंतु दुर्भाग्य से समय के कुचक्र ने मुझे यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। प्रकृति के श्रृंगार से उन दिनों श्रीनगर वाकई सुंदर लगता था। शंकराचार्य पहाड़ी पर गगन चूमता शिव मंदिर का कलश और स्थान स्थान पर प्राप्त आसपास खड़े मंदिर और मस्जिद, और यहाँ के लोगों का मैत्रीपूर्ण और भाइयों जैसा व्यवहार। शाम को सारा शहर बिजली के कुकुमों से खूबसूरत दिखता है। 9 पुलों से जुड़ा इस शहर की हर बड़ी सड़क पर कोई न कोई अपना मिलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, हाथ मिलाना, गले लगना, हाथ हिलाना आदि अपनेपन का मीठा एहसास दिलाता है। इस तरह से लोगों के बीच आत्मीयता अभी जीवित है और यहाँ का आतिथ्य सत्कार सारे विश्व में मशहूर है। मैंने मन ही मन इसका दिल्ली की बेरुखी से तुलना दी। यहाँ हर कोई आदमी अजनबी भीड़ में खोया रहता है। जाने पहचाने या परिचितों से मुलाकात अचानक किसी खास अवसर पर या बिल्कुल मजबूरी में होती है। मानवीय संबंध तभी उभरता है जब उसमें कोई स्वार्थ निहित हो। यहाँ कोई अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता। फ्लैट में रहकर कोई यह जानता नहीं कि मेरे ऊपर या नीचे कौन रहता है, चोर है, डाकू है, हिंदू है या मुसलमान। इस तरह दिल्ली मुझे आकाशगंगा जैसी लगती है, लाखों सितारों से भरपूर जो दूर से आसपास दिखते हैं, किंतु असल में ये एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं और शायद ही नक्षत्रों की परिक्रमा के हिसाब से कोई एक दूसरे से मिलता हो। पलायन से पहले मैं और मेरा भाई अपने पूर्वजों के मकान में एक साथ रहते थे। हमारे आसपास कई खाते पीते मुसलमानों के परिवार थे जिनके साथ हमारे मधुर संबंध थे, किंतु पलायन के बाद हम दोनों दिल्ली में रहने लगे। मगर इस महानगर ने हमें अलग कर दिया, एक दूसरे के प्रति उदासीन बना दिया। अपने वतन श्रीनगर में ऐसी बात तो नहीं थी। अपने जीवन के 40 वर्ष का सफ़र श्रीनगर में बीतकर चलचित्र की तरह आंखों में उतर आया। कई जाने पहचाने आदमी, यार दोस्त और अपने पूर्वज के मकान में रहने वाले बदे जिनके साथ हर दिन दुआ सलाम हुआ करती थी, आंखों के सामने आ गए। इस तरह से बेनिहाल सुरंग पार करते ही मुझे श्रीनगर पहुंचने की इच्छा प्रबल हो गई। अंततः मैं श्रीनगर के बस टर्मिनल में पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही मुझे लगा कि वतन ने फिर से बुलाया है। यहाँ मैंने अपने वातावरण में प्रवेश किया। वही लोग, वही सड़कें और सबसे बढ़कर अपनी भाषा में बात करना, ये तो मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। मैंने थोड़ा सा सामान से भरा बैग कंधे में झुलाकर और सूटकेस को हाथ में उठाकर अपनी चिर परिचित सड़क पर पग बढ़ाए और इस तरह से अपने होटल की ओर प्रस्थान किया। 20 वर्ष पूर्व न जाने कितनी बार मैं इस सड़क पर चला हूँ। मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई, जबकि दिल्ली में यदि 1 आध किलोमीटर तय करना हो तो किसी न किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच में आसपास नजरें दौड़ाते हुए हर घर, हर मकान और हर गली को पहचानता रहा। ऊपर चढ़ती और बल खाती यह सड़क एकदम साफ सुथरी लगती थी। मेरी नजरें आसपास के प्राकृतिक दृश्य को देखकर निहाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि श्रीनगर ने मुझे पुनः बुलाकर अपनी बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहा है। मैं आधे घंटे में अपना होटल पहुंच गया। इसी के साथ वह बैंक भी था जहां मुझे जाना था। मैंने बैंक मैनेजर के साथ बात की था तो वह कश्मीरी किंतु मेरे लिए अजनबी था। बात उसके साथ पूरी तरह कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई। मेरे रहने के लिए होटल में कमरा बुक हुआ। ये वही कमरा था जहां मैं पलायन से पहले आतंकियों से बचने के लिए 2 दिन के लिए ठहर गया था। मैंने कमरे की चाबी लेकर इसमें अपना सामान रखा। इसके बाद फिर बैंक गया। इस समय यहाँ का स्टाफ पहले से ज्यादा बढ़ गया।
था। इस पर तुर्रा ये कि कैशियर के सिवाय कोई भी हिंदू नहीं था। यहाँ मुझे कोई पुराना चेहरा दिखा नहीं। मेरे लिए यहाँ सब अजनबी थे। जब मैं यहाँ काम करता था तो हिंदू, मुसलमान व सिख काम करते थे। इस समय यहाँ उल्टी गंगा बहती थी। यहाँ लगभग एक ही समुदाय के लोग कुर्सियों पर आसीन थे। पहले तो मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में अपना परिचय बैंक मैनेजर से किया। हाँ जनाब, हमें पता है कि आप इस शाखा से आवश्यक कागजात लेने आए हैं। हम आपकी ज़रूरी सहायता करेंगे। उसका लहजा एकदम औपचारिक था। शुक्रिया, मैंने इस काम को 1-2 दिन में पूरा करना है। शेष सारे दिन मैं घूमना चाहता हूँ। सारा श्रीनगर छान मारना चाहता हूँ। वस्तुतः आज से 20 वर्ष पूर्व मैं इसी मीट पर काम करता था, किंतु इसके बाद उसने मेरी ओर ध्यान से देखा। कहा, आप कश्मीरी हैं? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। वो एकदम कुर्सी से उठा और मुझे गले लगाया। अरे यार, तो फिर इस तरह उर्दू या हिंदी में बात करने की क्या आवश्यकता है? अपनी भाषा कश्मीरी में बात कर। और हाँ, आप माइग्रेंट तो नहीं? उसने पूछा। मैंने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उसने एक बार फिर पूछने की जिद नहीं पकड़ी। उसने बैंक के एक कर्मचारी गुल मोहम्मद को बुलाया। कोट पतलून पहने तथा सिर पर किश्ती नुमा टोप लगाए एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया। गुल मोहम्मद, इस बदे को पार वाले कमरे में ले जा। ये जो कागजात देखना चाहे, दिखाना। इसकी हर संभव सहायता करना। जनाब, गुल मोहम्मद ने जवाब दिया और मेरे पीछे की तरफ देखने लगा। मैंने बैंक मैनेजर का धन्यवाद किया और गुल मोहम्मद के पीछे पीछे हो लिया। कमरे के बाहर मैंने बैंक का एक चपरासी देखा जो मेरे समय भी यहाँ था। हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए, किंतु बात कुछ नहीं हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को फीकी हंसी से परिचय दिया। इसके बाद मैं कमरे में आकर फाइलों को टटोलने लगा। शाम को मैं लाल चौक की ओर चल दिया। उन दिनों मैंने यहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी आज है। तिस पर वाहनों का आना जाना, और वह भी बेतरतीब और बेहिसाब। आज मुझे यहाँ चलना ही न आता था। यहाँ मुझे लगा कि मैं दिल्ली के किसी व्यस्त बाजार में खड़ा हूँ। मेरे लिए यहाँ सभी अनजाने थे। कुछ पहचाने चेहरे भी नजर आए, पर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। इनमें से कई मेरी तरफ देखकर कुछ तलाश करने लगे, फिर अपनी नज़रें पलट कर चलने लगे। ज्यों ही मैं आगे बढ़ता गया तो एक नई बस्ती देखने को मिली। 5 मंजिला मकान भी देखे, नई दुकान और उनमें नए दुकानदार, नई खरीदारी और नए खरीदार। सब कुछ बदला बदला सा दिखा। जो मैंने पहले देखा था वह सब बदल गया था। मैं चलते चलते मौलाना आज़ाद रोड पर शक्ति स्वीट्स के परिसर में प्रवेश कर गया। आज यहाँ पहले से ज्यादा रौनक दिखाई देती थी। इसका आज विस्तार हो गया था। इसके चायखाना में लड़के लड़कियां चाय कॉफी की चुस्कियों के आनंद ले रहे थे। वहाँ के अंदर का माहौल रंगीन और आशिकाना था। भीड़ से चहचहाता हुआ वही लोगों का बतियाना, भारत पाक रिश्तों पर वाद विवाद करना और सबसे बढ़कर कश्मीर के भविष्य की दुहाई देना। इस समय मुझे अपने वह दिन याद आए जब मैं भी अपने मित्रों के साथ यहाँ आकर चाय या कॉफ़ी पीता था, और वह भी नए गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर। हम भी आपस में बातें करते थे, किंतु विषय होता था देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति। मैंने यहाँ चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और सोचा, कहाँ है निज़ामे मुस्तफ़ा, कहाँ है इस्लाम खतरे में। यहाँ तो मौज मस्ती मनाते हैं लोग। यहाँ की हर लड़की मॉडल है। पर्देदारी का नाम लेकर बेपर्दगी आम हो गई है। मैं यहाँ आकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसके साथ बात करता। जिनको मैंने यहाँ घूमते देखा वह सब नए हैं। मेरे समय के जो बहरे थे वे भी यहाँ बदल गए हैं। क्या पता उनमें से कोई आतंकियों ने मारा हो, या शाम को घर जाते समय क्रॉस फायर की चपेट में आकर मरे हों। जब मैं यहाँ से बाहर आ रहा था तो एक ऐसे आदमी से टकराया जो कुछ जाना पहचाना सा लगता था। मैंने इस टकराव का जवाब हंसी में दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने भी हाथ ऐसे ही बढ़ाया। दोनों चुपचाप खड़े होकर कुछ पल के लिए एक दूसरे की ओर देखते रहे और फिर नजरें पलटकर अलग हो गए। मैंने उसका नाम याद करने की लाख कोशिश की, पर याद न कर सका। अभी अंधेरा नहीं हुआ था।
मैं इसी सड़क पर घूमना चाहता था, शायद कोई जान पहचान का आदमी मिल जाए। मगर नहीं, मुझे यहाँ सभी अजनबी लगे। सब कुछ बदल गया था। अब मुझे इस बदले हुए वातावरण में अपने को कुछ दिनों के लिए ढालना कठिन सा लगता था। फिर भी मैं आसपास की ओर ध्यान से देखता रहा। इस सड़क पर चर्च, जनाना कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज, स्कूल, सिनेमा हॉल एवं अन्य सरकारी कार्यालय सभी अपनी अपनी जगह पर थे। मैंने श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ा है। यहाँ की पुस्तकालय का सहारा लेकर मैंने BA तक पढ़ा। हर तरह की पुस्तकें सुरक्षित थीं यहाँ। कुछ ऐसी पुस्तकें भी थीं यहाँ जिनके पन्ने चिनार के सूखे पत्तों की तरह भूरे और कुरकुरे हो चुके थे। मैं आगे की ओर जा चुका था कि अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये था गुलाम अहमद, जिसको हम प्यार से लाला कहते थे। बेचारे की टांग पर गोली लगने से अपाहिज हो गया था। अब उसकी नकली टांग लगी थी और लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके एक तरफ उसकी पत्नी और दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे एकदम पहचाना। मैंने उसे बाहों से थामकर गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पत्नी ने सलाम किया और लड़की अचरज भरी निगाहों से देखने लगी। कैसे हो लाला, यह क्या हालत बना ली है? मैंने पूछा। ये सुनकर वह हद से ज्यादा पिघल गए। आंखों से आंसू बह निकले। बस इतना ही कह गए, जिन्होंने पंडितों को यहाँ से उजाड़ा, उनको इस समय खुदा उजाड़ता है। बाढ़, बारी और अब भयंकर भूकंप, इस कहर से ये बार बार जूझते रहेंगे। आखिर ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इस तरह नहीं कहते लाला, सबों का मालिक एक है। मैंने उसको समझाते हुए कहा। इस बीच वह सुंदर और नवयौवना मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अब तक उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। मैं मौन को तोड़कर लाला की पत्नी ने पूछा, अच्छा तो आपका भाई इस समय कहाँ है? हम सब दिल्ली में हैं। दूर दूर ही सही, मगर हैं तो एक शहर में। मैंने सविस्तार कहा। यूं कहिए कि हिंदुस्तान के दिल में रहते हैं, यहाँ के आतंक से मुक्त। लाला ने कहा। कौन कहता है कि वहाँ आतंक नहीं है? वहाँ के लोग भी आतंक के साए में रहते हैं। तिस पर भी आपने लाल किला, लोकसभा, जामा मस्जिद, सरोजनी नगर आदि बम घटनाएं सुनी होंगी। हाँ, एक बात जरूर है, आप यहाँ सम्मिलित होकर रहते हैं किंतु हम वहाँ बिखर गए हैं। मैंने सविस्तार कहा। यहाँ कब आए हैं? लाला ने पूछा। कल, सरकारी काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरा उत्तर। यहाँ कहाँ ठहरे हो? उसने जानना चाहा। वहीं, बैंक के साथ होटल में। मैंने कहा। लाला और उसकी पत्नी मेरी ओर ध्यान से देखते रहे। कुछ क्षणों में ही चुप्पी बोझ बन गई। मुझे लगा कि ये दोनों बेचैन हो रहे हैं और अब यहाँ से खिसकने की राह ढूंढ रहे हैं। मैंने उनकी इस सुंदर बेटी की तरफ देखा। वह एकदम बोर हो रही थी। उसने एक बार फिर मेरी ओर ध्यान से देखा। कुछ पल के लिए दिमाग को झकझोर कर उसके चेहरे पर हंसी के भाव उभर आए। ये नाजनीन है न? मैंने लाला से पूछा। हाँ, उसका उत्तर। अब तो यह इतनी बड़ी हो गई है। मैंने लाला से कहा। हाँ, अब बहुत समय बीत गया जब आपने इसको देखा है। अब तक पूरे 16 साल। फिर भी लड़कियों के फसल पकने में देर नहीं लगती। लाला ने कहा। आपकी जो बड़ी बेटी थी महबूबा, वह कहाँ है? मैंने पूछा। उसकी शादी भी हुई और वह कब्र में भी सो गई। इसी के साथ लाला के आंखों में आंसू आ गए। यह क्या कहते हो? उसका ये वाक्य सुनकर मैं भौचक्का होकर रह गया। ये सच है। उसका पति अंत में आतंकी निकला। एक दिन उसको किसी बात पर अपने ही सह आतंकियों के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें वह और महबूबा पहले जख्मी हो गए और बाद में जख्मों की ताब न लाकर दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। उसने सविस्तार कहा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मैंने उससे पूछा, आपने महबूबा का ब्याह आतंकी के साथ क्यों किया? करता भी क्या? बंदूक को देखकर यहाँ हर किसी को झुकना पड़ता है। मर्दों को छोड़िए, बंदूक के भय से औरतों की इज्जत दांव पर लगी है। उसने कहा। तो इस नाज़नीन का क्या सोचा है? मैंने पूछा। नाज़नीन ने जब अपने बारे में सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर। इसके बाद वह शर्मा गई। मैंने उसे कहा, बच्ची, शर्माती क्यों हो?
जानती नहीं जब हम यहाँ से पलायन कर गए तो तेरी उम्र क्या थी? 5 साल। ये 16 साल जोड़ने पर इस वक्त तुम्हारी उम्र लगभग 22 साल बनती है। अब तुम बच्ची नहीं हो, जवान हो गई है। यही उम्र शादी करने की होती है। समझी? यह क्या करेगी? दरअसल इसका जबरदस्त दुश्मन इसके चेहरे पर बरसते ये नूर है। समझे? इस पर कई लड़के डोरे डाले हुए हैं। इसी ने मुझे परेशान कर रखा है। पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा है। लाला ने कहा। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे जमीन सरक गई। क्या पता कौन लड़का इसके साथ शादी करेगा। शायद वही जो इन परिस्थितियों में बाहुबल के साथ साथ शस्त्र बल रखता हो, क्योंकि इस समय नाज़नीन के चेहरे पर कहर का नूर बरसता है। मैं इसको किसी शरीफ लड़के के साथ शादी करने की सलाह दूंगा। आखिर मैंने इसको बेटी की तरह पाला है। उस समय मुझे पता था वो सुंदर युवती बनेगी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो प्रायः मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गप मारती। मुझे याद आया कि मैं इसको कंधों के नीचे से पकड़कर हवा में उठा लेता था और पेड़ की टहनी की तरह हिला देता। वो खिलखिलाकर हंसती और बाद में चिल्लाती। एक बार वह मेरे पास आ गई और प्यार से मैंने उसके वक्षस्थल के उन संवेदनशील जगहों पर हाथ रखा जहां पर आज उसके रसभरे नाशपाती जैसे आकार उभर आए हैं। इससे वह सटपटा गई। कहा कि तुम मुझे इसी तरह तंग करते हो। शिकायत से उसके मुंह से हंसी का जोरदार फव्वारा छूटता था। इसके बाद वह मेरी ओर टेढ़ी आंखों से देखती थी। वही नाज़नीन आज आतंकियों की नाज़नीन बन गई है। आज उसके चेहरे पर कहर के नूर बरसते हैं। इसको किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। यदि वह मानेगी तो मैं इसको दिल्ली ले जा सकता हूँ और वहीं किसी शरीफ मुसलमान लड़के के साथ शादी करूँगा। मगर उसका बाप माने भी तो सही। वह नहीं मानेगा, मुझे पता है। फिर भी मैंने अपने इस प्रस्ताव को अपने ही दिल में रखा। अगले दिन मैं उस गली की छान मारने लगा जहां मैं रहता था। ये शहर का आंतरिक भाग है। यहाँ वीरानी ही वीरानी है। यहाँ पंडितों के मकान या तो लावारिस पड़े हैं या जानबूझकर जलाए गए हैं। सड़कों का हाल बेहाल है। हाँ, ऐसे मकान भी दिखाई दिए जो इसलिए अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि इनमें आम लोग रहते हैं। मैं अपने मकान के पास पहुंच गया जो कब का आग की बलि चढ़ गया है। इसके आसपास के खड़े मकानों में दूसरे ही लोग रहते हैं जिनको मैं जानता तक नहीं, सिवाय लाला जो अभी अपने ही मकान में ठहरा है। यहाँ एक अलग मोहल्लेदारी ने जन्म लिया है। नए लोग, नया वातावरण। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। ये जानकर भी कि मेरा यहाँ कुछ नहीं बचा है। मेरा घर जल गया है और यहाँ मैं क्यों आया? मोहल्लेदारी देखने आया है नहीं, मकान का मलबा देखने आया है नहीं, तो फिर मुझे यहाँ की और किसने खींच लिया? ये तो मन मस्तिष्क पर आज भी एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है। जिस जोश व उत्सुकता से मैं लगभग 16 वर्षों के बाद श्रीनगर अपना वतन देखने आया, वह एकदम इस तरह की वीरानी को देखकर ठंडा पड़ गया। जबकि ये दूसरी बात है कि इसके बारे में बहुत कुछ अखबारों में पढ़ा है, रेडियो पर सुना है और दूरदर्शन के पर्दे पर देखा है, मगर इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। आखिर यह क्या प्राप्त करने के लिए किया गया? इससे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर प्राप्त हुई जो पहले नहीं थी, वह है मासूम या निर्दोष लोगों का कत्ल या उनको अपाहिज का जीवन व्यतीत करने पर विवश करना। इस समय यहाँ की सड़कों पर हर 3 आदमी के पीछे एक अपाहिज अपनी नकली टांग, लाठी या पहियों वाली कुर्सी के सहारे अपने शरीर का बोझ ढोता है। तिस पर भी किसी के बाजू नहीं तो किसी के सिर पर चोट आई है। सैलानी आते हैं यहाँ की प्राकृतिक छटा लूटने, किंतु यहाँ का आम जन अकारण ही राजनीति के दायरे में बंध गया है। चलिए, शहर की इस दुर्दशा के बारे में हर किसी का अपना अपना सोच है, मगर मैं सोचता हूँ कि इस नाज़नीन का क्या होगा। मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता था। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वह मैंने नियत समय से पहले ही खत्म किया। दूसरे दिन सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु इसी दिन दिल्ली बम विस्फोटों से दहल उठी। आतंक के कारण लोग सकते में थे। पुलिस चौकस थी, किंतु अभी असली मुजरिम का पता नहीं चला था। इस बीच में अपने भाई, जो यहाँ के गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे, टेलीफोन पर बात की।
16 साल के बाद श्रीनगर के सफ़र के बारे में बात करने के बाद मैंने उसको यूं ही कहा, वहाँ मैं लाला से भी मिला। लाला, उसका आश्चर्य, हाँ वही जो हमारे घर के सामने रहता है। लाला नहीं, वह तो माना हुआ आतंकी है। समझे, वह तो इस वक्त बेल पर रिहा है। क्या कहते हो, वह तो बेचारा अपाहिज हो गया है अपने करतूतों की वजह से। उसकी बड़ी लड़की भी आतंकियों की गोली से मर गई है। मैंने सुना और अपने आप से दाद देने लगा। लाला जो कहता था वह सब झूठ है। फिर भी मैंने उसे पूछा, आपको कैसे पता है? हमारे पास हर किसी का रिकॉर्ड सुरक्षित है, समझे, और वो उसकी नाजनीन, बस उसी की मुझे चिंता है। क्यों? वो गलत हाथों में न लग जाए। उसका कब का निकाह हुआ है, किंतु उसका पति इस समय फरार है। रिपोर्ट के अनुसार दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि वह सरहद पार गया है और दूसरा ये कि वह मारा गया है। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन सरक गई।